को नमस्कार मित्रों। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से इन दिनों क्षमा जयंती पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न विधाओं से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इस एकाग्र में अपनी शिरकत कर रहे हैं और उनकी शख्सियत पर और उनसे जुड़े कार्यों पर अपनी बात रख रहे हैं। मित्रों, इस एकाग्र की 8वीं कड़ी में आज हमारे साथ मशहूर हस्ती जुड़ी हुई हैं, शबा जैदी जी। शबा जैदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम। मित्रों, आप जानते हैं शबा जैदी जब भारत में थी काफी सक्रिय रही, रंगमंच से जुड़ी रही, बाद में फिल्मों में आई, आर्ट डायरेक्शन किया, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की और कई दूसरे मसलों के साथ जुड़ी रही। शबा जी इन दिनों लगभग 30 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहां भी इनका अपना थिएटर ग्रुप है जिसमें कई महत्वपूर्ण नाटकों का मंचन कर रही हैं और अपने कुछ नाटकों में इन दिनों इन्होंने अभिनय भी शुरू किया है। कुछ वेब सीरीज हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाए जा रहे हैं, हम उनमें भी शबा जी को इन दिनों देख रहे हैं। शबा जैदी और क्षमा जैदी ये दोनों हम ऐसे हैं कि इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन भी होता है और इसकी भी कुछ दिलचस्प इसके कुछ किस्से हैं जो हम शबा जी से सुनेंगे कि कैसे क्षमा जी के फोन शबा जी के पास आ जाया करते थे। ये दोनों रिश्तेदार हैं। क्षमा जी शबा जी की फूफी हैं, मगर शबा जी उन्हें आपा कहती है। इसका भी एक रोचक किस्सा है। तो मित्रों, आज के इस टॉक में हम लोग इन दोनों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको भी समझेंगे, क्षमा जैदी के कार्यों को भी समझेंगे और कई और रोचक बातचीत होगी। एक लंबी यात्रा है परिवार से लेकर काम तक, इसलिए हमने शबा जैदी के इस टॉक का शीर्षक भी यही रखा, क्षमा मेरी आपा मेरी सहकर्मी। तो ये दो लोग किस तरह से एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शबा जी से यह सवाल करते हैं कि कृपया अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। और कई मित्रगण जानते हैं इन दोनों के रिश्ते को, शबा जैदी और क्षमा जैदी के रिश्ते को, और कई मित्रगण नहीं भी जान रहे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए कुछ विस्तार से इस पर बातचीत हो, इसके लिए मैं शबा जी से अनुरोध करता हूँ। शबा जी। शुक्रिया, आपके दर्शकों को मेरा आदाब और नमस्कार और शुक्रिया अर्पण जी कि आपने मुझे इस मंच पे आने की दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी प्यारी क्षमा आपा के बारे में कुछ लफ्ज कहूँ और उनकी शख्सियत, उनके फन और हमारे रिश्ते, हमारे ख़ानदान के बारे में बातचीत करूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्षमा आपा मैं उन्हें कहती हूँ, लेकिन एक्चुअली जैसा आपने कहा कि वो मेरी फूफी हैं, मेरे वालिद कैसर हुसैन जैदी और क्षमा आपा फर्स्ट कज़न्स हैं और इनके वालिद दादा जान जिन्हें हम कहते हैं कर्नल बशीर हुसैन जैदी, वो मेरे अब्बा के चचा थे। और हम लोगों का ख़ानदान मुज़फ़्फ़रनगर में जो सादात बाहरा कहलाता है उससे मेरे वालिद के ख़ानदान का ताल्लुक़ है। और ये पुराना मतलब ये लोग जो हैं ये आई रिमेंबर क्षमा आपा के वालिद ने मुझे बताया था कि ये मुग़लों के साथ आए थे और मुग़ल कोर्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी रहे थे। आपने शायद वो सैयद ब्रदर्स के बारे में सुना होगा। तो ये वही ख़ानदान था जो बाद में जंग आज़ादी में 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा और उसके बाद ये दिल्ली छोड़ के भाग गए क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त क़त्ल-ए-आम हो रहा था। और ये फिर ये तरह-तरह की कहानियाँ हैं और क़िस्से हैं, लेकिन ये कि ये लोग फिर वहाँ बस गए मुज़फ़्फ़रनगर के पास 12 गाँव हैं सैयदों के, तो उस एक गाँव से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ है। और क्षमा आपा के दादा और मेरे परदादा दोनों एक ही
थे और ये लोग जो थे ये वैसे तो पुलिस में थे और काफ़ी अच्छे ओहदों पे थे, मुग़ल फ़ोर्स में होते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो सिविल सर्विसेज़ उसमें चले गए। तो दादा जान और शमा आपा ये हमारे ख़ानदान में थोड़े मुख़्तलिफ़ लोग थे, क्योंकि दादा जान यानी कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी की अहमियत बड़ी सेंट्रल थी। वो एक तरह से ये समझिए कि ख़ानदान के पैट्रियार्क थे और जब मैंने आँख खोली तो उस वक़्त वो काफ़ी अपने करियर के उरूज पे थे और ज़ाहिर है जैसे कि और लोगों ने भी ज़िक्र किया कि वो रामपुर स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे थे और काफ़ी उनको सियासत में दिलचस्पी थी, बहुत पढ़े-लिखे, लीड्स के पढ़े हुए और ये पहले कहिए कि जिन्होंने ज़ैदी सरनेम ज़ैदी उल वास्ती सादात के इन्होंने ज़ैदी लगाना शुरू किया हिंदुस्तान में और दूसरे मेरे नाना थे सैयद मोहम्मद मुस्तहसिन ज़ैदी, वो भी इंग्लैंड से पढ़ के आए बार एट लॉ। तो इन लोगों ने पहले वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ, क्योंकि उस वक़्त तक मुसलमानों में सरनेम लगाने का तरीक़ा नहीं था। तो बहरहाल इस तरह से वो ज़ैदी और फिर बाद में ये तो दूसरी कहानी है कि कैसे 2 ख़ानदानों की शादियाँ हुई आपस में। मगर जब मैंने आँख खोली और होश सँभाला तो मैंने देखा कि दादा जान का जो घर था वो बहुत एक अच्छे खुशहाल, जिसे कहते हैं कि हमारा ख़ानदान एक नॉर्थ इंडिया के अशराफ में से आप समझ सकते हैं कि जो साहिब हैसियत पढ़े-लिखे और अच्छी वैल्यूज़, अच्छी तहज़ीब और तमद्दुन के पासबान थे एक तरह से और वो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होके अलीगढ़ आए और मेरे दोनों वालिदैन वहाँ पढ़ाते थे। मेरे वालिद कैसर हुसैन ज़ैदी और मेरी वालिदा साइदा ज़ैदी जो कि खुद एक बहुत मशहूर शायरा हैं और ये लोग वहाँ पे तालीम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो तब से हमारा दादा जान के घर खूब आना-जाना शुरू हुआ और जैसा कि गर्म हवा में आपने देखा है कि वो पूरा जो पार्टीशन से गुज़र के जो ख़ानदान आए, जो उस वक़्त नॉर्थ इंडिया में जो हालात थे उसको देखते हुए एक हमारे ख़ानदान के भी आधे लोग पाकिस्तान चले गए। मेरे वालिद के सब भाई-बहन चले गए, लेकिन दादा जान और हमारे वालिद दोनों बड़े नेशनलिस्ट, बड़े सेक्युलर, बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग लोग थे और उन्होंने कहा कि नहीं हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, बल्कि खुद कर्नल ज़ैदी ने नवाब साहब रामपुर को कन्विंस किया कि वो रामपुर स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज कर दें ताकि उनके और बहुत बड़ा वो इट वाज़ अ बिग रजवाड़ा। तो नहीं तो उनके खिलाफ भी वो पुलिस एक्शन हो सकता है जो निज़ाम हैदराबाद के हुआ। तो बहरहाल वो पूरा पार्टीशन के फसादात और मुझे इतनी किस्से कहानियाँ मैं तो पैदा हुई नहीं थी, लेकिन ये सब मैंने अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली मेंबर्स से सुना और उसके बाद फिर वो दिल्ली चले आए और उन्होंने फिर राजनीति जॉइन की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और उसके बाद जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने वहाँ के वाइस चांसलर बने, तो वो एक बहुत अहम समझिए कि ओहदा था और मुस्लिम कम्युनिटी में नॉर्थ इंडिया के उसमें बहुत उसकी अहमियत थी। बहरहाल शमा आपा उस वक़्त मसूरी में पढ़ती थी वुडस्टॉक स्कूल में और उसके बाद फिर वो मिरांडा हाउस चली गई, वहाँ से वो इंग्लैंड पढ़ने चली गई, तो वो कभी अलीगढ़ आके एज़ सच रही नहीं। वो 6 साल जब दादा जान अलीगढ़ रहे, बहरहाल फैमिली के ओकेज़न्स में मिलना-जुलना रहता था। लेकिन उस ज़माने में मैंने दादी जान को यानी कुद्सिया बेगम कुद्सिया ज़ैदी को बहुत करीब से देखा और मैं बहुत छोटी थी तो ये मेरी फेंट सी मेमोरीज़ हैं और मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहले जो एक प्रोफ़ेशनल थिएटर की झलक देखी, वो उनके घर पे देखी और एक मेरी मेमोरी है कि ये शायद मुद्रा राक्षस या कौन-सा नाटक था, वन ऑफ द क्लासिकल संस्कृत प्लेज़ जो कि जिसका कि सेट बन रहा था और उस वक़्त सत्यू भाई और हबीब तनवीर और और भी 2-4 लोग शमा आपा भी उसमें मदद करती थी, वो पढ़ रही थी। तो वो ड्रामे वग़ैरह वहाँ पे अलीगढ़ में भी वो लेके आई हिंदुस्तानी थिएटर।
तो वो एक बड़ी डायनामिक खातून थी, एक बहुत विज़नरी थी और बड़ी प्रोग्रेसिव माइंडेड थी। यानी कि मैं सोचती हूँ कि थिएटर में आना एक और मुझे खुद ये मेरे साथ भी ये चीज़ पेश आई जब मैंने थिएटर आने का फ़ैसला किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने का, कि इसको कोई बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं समझा जाता था कि अरे! शरीफ ख़ानदान की अच्छी मुसलमान ख़ानदान की लड़कियाँ थिएटर करें, भई शौकिया ठीक है, लेकिन नॉट एज़ अ करियर, एज़ अ प्रोफ़ेशन। तो ये अपने ज़माने से बहुत आगे बढ़ के एक तरह का समझिए आइकॉनोक्लास्ट थी जिन्होंने की नई शुरुआत की और ये माहौल था घर का और बहुत पढ़ा-लिखा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूँगी कि जहाँ तक शमा आपा के ख़ानदान का ताल्लुक़ है, उनके अपने घर का, बड़ा वो एक लग्ज़ूरियस, एक बहुत एरिस्टोक्रेटिक हाउसहोल्ड था और समझिए कि बेहतरीन घर में कालीन और शैंडेलियर्स और सिल्वर में खाना होता था और जब हम लोग खाने की मेज़ पे बैठते थे, कभी उनके यहाँ जाते थे, तो बाकायदा अर्दली मेज़ पे सर्व कर रहे हैं, सिल्वर स्पून्स और क्या मतलब शानदार चीनी बर्तन थे और आर्ट इफ़ेक्ट्स थे और ईरानी कालीन थे। बहुत ही क्योंकि ज़ाहिर है वो नवाब रामपुर के रजवाड़े में रहे थे तो उनके बड़े सोफिस्टिकेटेड टेस्ट थे बेगम कुद्सिया ज़ैदी के बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट थे। और उसके बाद जब मैं शमा आपा की जो ज़िंदगी अपनाई, उसमें इतनी सादगी थी, वो सारा यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि शमा आपा वाज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। इतने नौकर-चाकर, शान-शौकत और पैसा, हर चीज़ की मतलब और पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस वो सब होते हुए भी उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने आइडियल्स को फ़ॉलो किया और अपनी ज़िंदगी का रास्ता उस रास्ते को तयन किया, जो कि एक बहुत सादा, एक सिंपल, एक कमिटमेंट की ज़िंदगी थी। और वो उनकी अपनी लेफ्टिस्ट सोच थी और वो सोच है बल्कि कहना चाहिए और उनका एक तरह से इंसान दोस्ती का एक जज़्बा था कि उन्होंने कभी वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनी। बल्कि वो हमेशा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा रही। तो ग़रज़ ये कि मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो शमा आपा ज़ाहिर है एक दूसरी जनरेशन की थीं और अलग शहरों में रहते थे। तो कोई ख़ास उनसे मेरा एज़ सच रिश्ता कायम नहीं हुआ। ठीक है, आई वाज़ वन ऑफ द किड्स इन द हाउस। ठीक है, कोई फ़ंक्शन-वंक्शन हुआ उसमें नाच-वाच लेती थी फैमिली के। मगर इससे ज़्यादा हम लोगों का कोई दोस्ती नहीं थी। और इस अरसे में मुझे खुद थिएटर का बहुत शौक पैदा हो गया और मेरी खाला ज़ाहिदा ज़ैदी और मेरी वालिदा साहिदा ज़ैदी अलीगढ़ में ड्रामा क्लब चलाती थी जिसमें कि हम सब लोग ड्रामा करते थे। नसीरुद्दीन शाह भी उसमें थे, मुज़फ़्फ़र अली भी बहुत आते थे आर्ट क्लब में और ये लोग सीनियर थे मुझसे लेकिन हम लोग अक्सर साथ ड्रामे करते थे और उस वक़्त ये था कि अलीगढ़ में लड़के-लड़कियाँ साथ स्टेज पे नहीं आ सकते थे। तो हमें अक्सर अपने घर के बरामदों में सेट लगा के करना पड़ता था थिएटर। तो उस वक़्त देख जुनून होता है जवानी का जोश होता है, तो थिएटर का मुझे हमेशा से बहुत शौक था। और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब उसमें अलकाज़ी साहब तशरीफ़ लाए, बड़े अच्छे-अच्छे प्लेस थे, हम लोग दिल्ली देखने जाते थे और सुरेखा भी उसमें एक्टिंग करती थी। तो फिर हमें ये शौक हुआ कि हम भी अप्लाई करें। तो मैंने उस वक़्त अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं डायरेक्शन करूँ। तो और वो मैंने किया उसमें स्पेशलाइज़। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो उस वक़्त शमा आपा बम्बई जा चुकी थी। हिंदुस्तानी थिएटर की मुझे हल्की-हल्की झलकियाँ याद हैं, उसके किस्से और अफ़साने जो घर में सुनाए जाते थे वो याद हैं। लेकिन मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी और मैं वहाँ थी नहीं, जहाँ ये सब थिएटर एक्टिविटीज़ होती है। ये दूसरी बात है कि जो लोग हिंदुस्तानी थिएटर में काम करते थे वो लोग अक्सर उनमें से कुछ एक्टर्स ने आके मेरे साथ बाद में जब मैं दूरदर्शन पे ड्रामा प्रोड्यूसर हुई, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया और ये वो दौर था कि जब मैं एनएसडी में आई तो फिर शमा आपा ने कहा, "अरे वाह! ये तो हमारे ख़ानदान की लड़की थिएटर में आ रही है।" तो उन्होंने जैसे मेरे सर पर एक अपनी बुज़ुर्गी का हाथ रख दिया। मेरी एक तरह से मेंटोर बन गई वो और वहाँ से हमारी दोस्ती और हमारी अ, प्रोफ़ेशनल, पर्सनल क्या कहना चाहिए बहनचारे की शुरुआत हुई और मैं बहुत इस बात से कि शुक्रगुज़ार हूँ कि
शमा आपा ने मुझे वो बहुत मौके मेरे लिए फराहम किए, जिसका कि मैं अपने इस वक्त शायद ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि इस वक्त हम लोग जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो हम सत्यजीत रे की फिल्में देखते थे, और जब हम फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गए टेलीविज़न, तो उस वक़्त भी हमको ये था कि ये तो ऐसे लोग थे कि जिनसे कि इंडियन सिनेमा की, इंडियन कल्चर की ये आइकॉन्स थे। तो ज़ाहिर है, और इसी दौर में जब मैं एनएसडी में थी तो गर्म हवा बन रही थी, और मैं उस वक़्त ही जॉइन किया था, और शमापा ने कहा कि रोल करोगी तुम? क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त सब लोग एक्टर्स को इनके यहाँ बड़े स्टार्स जैसे सिवाय बलराज साहनी के। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, ज़रूर करेंगे, बहुत खुश हुई। लेकिन ज़ाहिर अलकाज़ी साहब ने इजाज़त दी थी, एक छोटा-सा रोल था, जो कि बाद में उनकी बेटी ने किया, बलराज साहनी साहब की। तो मगर ये कि वो फ़िल्म उस ज़माने में मुझे याद है कि किस तरह से ये इसकी थिएटर स्क्रीनिंग होती थी, और दादा जान जो थे वो अक्सर मतलब बड़े-बड़े वहाँ पे स्क्रीनिंग्स हुई जिसमें कि लोगों को बुलाया गया। मिसेस गांधी ने भी शायद देखी वो फ़िल्म, और क्योंकि वो सेंसर ने उसको बंद कर दिया था। तो ये एक ऐसा वक़्त था कि मुझे लगा कि ये बहुत अहम काम कर रही हूँ। जब मैंने वो फ़िल्म देखी तो मेरी आँखें खुल गई। देखिए, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने हिंदुस्तानी थिएटर के कोई प्रोडक्शंस देखे नहीं सिवाय शायद एक के, और उसकी भी मेरी यादें बड़ी धुंधली हैं। लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म देखी, तो मैंने कहा कि क्या खूबसूरत फ़िल्म बनाई है सत्ती बाई और शमा आपा ने, और मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज़्ज़त और कदर बढ़ गई, क्योंकि वो सब हमने देखा, खुद उनके अपने ख़ानदान में ये हुआ, हमारे ख़ानदानों में सब बँट गए, और कैसे एक तहज़ीब की बिसात उल्टी, कैसे डिस क्या कहते हैं, डिसपावरमेंट में कहूँगी लफ्ज़, कि लोग अपनी जहाँ से कैसे उखड़ गए, कैसे उनकी तहज़ीब, उनकी सोशल लीनिंग, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, हर चीज़ जो है वो उसमें उखाड़-पछाड़ आई, और पीपल वेंट थ्रू हेल, दोज़ हू स्टेड बैक, जो चले गए उनकी अपनी कहानी है। और इसमें बेहतरीन ज़ाहिर है, क्योंकि मेरी तालीम अलीगढ़ में हुई तो मुझे उर्दू लिटरेचर से बहुत ताल्लुक़ रहा, और मैं खुद, मेरे घर में इतने शायर, लिखने वाले राइटर्स थे, तो मुझे मेरे सब अफ़साने पढ़े हुए थे, चाहे वो मिंटो के हों, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर हों, इसमेत चुग़ताई हों, ये सब लोग जो थे, ये लिख रहे थे उस दौर की इंसानियत पे क्या गुज़रा, किस उससे गुज़रे वो तकलीफ़, और से कहते हैं एक एक तरह की वो ह्यूमन ट्रेजेडी थी इतनी बड़ी, जिससे कि ख़ानदान गुज़रे। तो वो उसकी फ़िल्म पर किसी ने नहीं बनाई थी, सिर्फ़ अदब के मेयार तक वो रुकी रही, वहाँ पे लिखा गया, बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें, अफ़साने लिखे गए, हिंदी में भी, उर्दू में भी, लेकिन फ़िल्म की हद तक किसी ने उसको बनाने की हिम्मत नहीं की। ये पहली फ़िल्म थी जो अपने दौर की बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी डेयरिंग, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी, जिसने कि अ, पूरे ट्रेजेडी मैं कहूँगी एक तरह से पार्टीशन की, उसको सामने ला के रख दिया। तो शमा आपा से मेरा रिश्ता वहाँ से शुरू होता है, जब वो एनएसडी में मैं हुई, और मैंने वहाँ पे थिएटर को बतौर प्रोफ़ेशन अपनाया। उस वक़्त ज़ाहिर है इब्राहिम अलकाज़ी साहब डायरेक्टर थे, जो कि खुद बहुत ही एक लेजेंडरी फ़िगर थे, एक डायनामिक फ़िगर थे, जिन्होंने कि हम लोगों को बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग दी थिएटर की, बहुत थॉरो, और वहीं पर मैंने अ, रोशन अलकाज़ी, जो अलकाज़ी साहब की बीवी थी, बहुत अच्छी थिएटर डिज़ाइनर थी वो भी, और उनसे मैंने थिएटर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सीखी। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग मतलब पढ़ी, एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन मुझे हमेशा से इसमें रुझान था, और मैं आर्ट डायरेक्शन और पेंटिंग भी करती थी, तो इस तरह से डांस भी करती थी, तो ये सारे शौक जो थे, सो मुझे लगा कि इसको मैं अपनी आर्टिस्टिक या पेंटिंग के जो मुझे शौक है वो मैं डिज़ाइनिंग में उसको इस्तेमाल करूँ। और सबसे पहले मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद जो फ़िल्म की, वो थी क़स्सा कुर्सी का। ये वो फ़िल्म थी जो कि जला दी गई थी इमरजेंसी में, और उसके बाद
तो उसी फ़िल्म में शबाना की भी वो मेरे ख़्याल में पहली फ़िल्म थी, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई सेट पे। तो वो मैंने फ़िल्म की थी, लेकिन वो एक मैं सोचती हूँ कि आर्टिस्टिक एतबार से कोई बहुत अच्छी फ़िल्म नहीं थी, या उसमें मुझे कुछ बहुत सीखने को सच नहीं मिला, सिवाय इसके कि ये मुझे एक मौका मिला कि मैं वहाँ डिज़ाइनिंग करूँ। और ज़ाहिर है उस वक़्त थिएटर में काम-वाम तो होता नहीं था, और तब तक मैंने दूरदर्शन जॉइन नहीं किया था। तो ये वहाँ से मेरा इनका रिश्ता शुरू होता है। जी, अर्पण जी। जी मित्रों, हम लोग अभी सबा जैदी जी को सुन रहे हैं, और किस तरह से ये दोनों परिवार आपस में जोड़ते हैं, इसे हमने समझा। मित्रों, एक पहलू की ओर मैं और इनका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, और वह यह कि कॉस्ट्यूम डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन दोनों में शमा जैदी के भी बेहतरीन कार्य हैं, और सबा जैदी भी काफी कम उम्र से कई बेहतरीन फिल्मों के लिए यह काम किया है। तो उन बारीकियों के लिए आपने किस तरह की तैयारी की, और शमा जैदी के काम, जो पहले देखे हुए काम थे, वे कैसे जी, आपके लिए सहायक सिद्ध हुए, इस पर भी कुछ बात करें सबा जी। जी। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं उस वक़्त टेलीविज़न प्रोड्यूसर बन गई, और मैं पहली मेरी पोस्टिंग हुई लखनऊ टीवी, ये बात है 76 की शायद। और उस वक़्त मैंने जब जॉइन किया, तो बहुत ही मतलब सीधी एनएसडी से निकल के वहाँ पहुँच गई। और उस वक़्त शमा आपा जो थी, वो शतरंज के खिलाड़ी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही थीं, और उनके साथ जावेद सिद्दीकी और वो मिलके स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे थे। तो ज़ाहिर है उनका पोर्टफ़ोलियो बहुत बड़ा था। और ये ऐसे इत्तेफ़ाक की बात है कि एक दिन मैं स्टूडियो में बैठी हुई पैनल पे रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो किसी ने मुझसे आकर कहा कि आपसे मिलने सत्यजीत रे आए हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझसे मिलने सत्यजीत रे आएँगे? तो मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा नहीं, अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके आती हूँ। तो मुझे बिल्कुल यकीन भी नहीं आया। मैंने कहा इसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो ये उठ के जब मैं बाहर आई, तो उस वक़्त मानिकदा तो जा चुके थे। सत्यजीत जी को हम मानिकदा भी कहते थे उनका। तो मगर ये कि सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे शतरंज के खिलाड़ी के, वो बाहर बैठे हुए थे उसमें ड्यूटी रूम में, और कहने लगे कि भाई शमा हैज़ गिवन मी योर एड्रेस, और सत्यजीत रे साहब यहाँ आए हैं, मिस्टर रे, एंड ही इज़ शूटिंग दिस फ़िल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मेरी पढ़ी हुई थी प्रेमचंद की कहानी। और उसपे वो कुछ यहाँ लोकेशन ढूँढना चाहते हैं, और शमा ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो यू कम एंड मीट हिम, एंड वी वुड लाइक यू टू शो अस ऑल द लोकेशंस इन लखनऊ। अब देखिए वहाँ से शुरुआत होती है, और मैं भी उनके वहाँ मेरे ख़्याल में साल भर 6 महीने से थी। तो मैं अपना सब घूमती-घामती शूटिंग करते, कहानियाँ बनाते फिरते थे। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा श्योर, इससे बढ़िया वाक़ई मैं जो थी इतनी एक्साइटेड, मैंने फ़ौरन मतलब मेरे सब दोस्तों ने कहा अरे भई वाह! गज़ब हो गया। तो ख़ैर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, ये क्लार्क्स अवध में ठहरे हुए थे सत्यजीत रे। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी फ़िल्म के मैं ऐसी-ऐसी चीज़ों की तलाश में हूँ, एंड कैन यू टेक मी टू दीज़ प्लेसेस? तो फिर मैंने फ़ौरन जाके लिस्ट बनाई, और दुनिया भर के आस-पास के जितने अच्छे लोकेशन जो उनके डिस्क्रिप्शन उनकी ज़रूरत के मुताबिक थे, उसकी लिस्ट बनाई, और फिर मैं अगले 3 दिन उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर गई और सब दिखाया। और ज़ाहिर है इस दौरान में बातचीत भी होती रही फ़िल्म के बारे में, मेरे बारे में, कॉस्ट्यूम्स के बारे में इसके। तो जब वो जाने लगे, तो सुरेश जिंदल ने मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक टू बी एसोसिएटेड इन दिस फ़िल्म? बिकॉज़ उनको लखनऊ में शूट कर रही थी और मैं लखनऊ में थी। तो मेरे तो मतलब खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने कहा अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो ये तो जिसे कहते हैं ना, उनकी हैसियत सत्यजीत रे की ऐसी थी जैसे कि ही वाज़ लाइक अ गॉड टू इंडियन सिनेमा। तो और हम लोग जो थे वो बहुत उनके औ में थे। तो मैंने फ़ौरन हाँ की, और मैंने कहा, कहने लगे कि लेकिन हमारे पास कोई बजट नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेरे पास नौकरी तो थी। तो मैंने फ़ौरन वहाँ से फिर छुट्टी ली, और मैंने शमा आपा की असिस्टेंट
का काम किया और बड़े-बड़े उनके शेड्यूल्स मैनेज किए। अब लेट्स कम टू द डिज़ाइनिंग पार्ट ऑफ इट। और शमा आपा ने ज़ाहिर है ये मौका मुझे दिया और जिसके लिए कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बिकॉज़ दैट वाज़ अ ह्यूज लर्निंग कर्व। ये वो दौर था कि मैंने, जिसे कहते हैं कि पागलों की तरह हमें इश्क था अपने काम से और हम सीखते थे कि कैसे मौका मिले, और दिस वाज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। तो अब शमा आपा ने फ़ौरन, क्योंकि हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू की कि क्या किया जाए, और ऑलरेडी वो काफ़ी रिसर्च कर चुकी थी और काम कर चुकी थी, तो फिर उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया कि तुम फलानी म्यूज़ियम में जाओ, फलानी, और ये और हम लोग जा के हर म्यूज़ियम में कॉस्ट्यूम्स को स्केच करते थे, उसका कट क्या है, वो अगर वो ज़नानी कॉस्ट्यूम्स हैं ख़वातीन की, तो वो किस तरह के होते थे, और उसके बाद वो कैसा टेक्सचर इस्तेमाल किया जाता था, और हैंडलूम्स किस-किस तरह के यूज़ होते थे, और फिर उनको पहनने की उसकी आराइश का क्या तरीक़ा होता था। इसके साथ फिर ये कि उस ज़माने के लिबास को पहनने के तरीक़े क्या थे, कि दुपट्टा कैसे ओढ़ा जाए, शॉल कैसे ओढ़ी जाए, टोपी कैसे लगाई जाए, गरारा कैसे उठा के चला जाए, और इन सब चीज़ों की बारीकी। फिर उसके साथ टेक्सचर्स, क्योंकि देखिए शमा आपा जो हैं एक बहुत ही पढ़ी-लिखी इंसान हैं और उनको मतलब एक जुनून की हद तक इश्क है किताबें पढ़ने का, और उनसे बेहतरीन मैंने रिसर्चर नहीं देखा। तो वो बहुत गहरी तौर पे जाके हर चीज़ की बारीकी में, तो और देखिए जब आप किसी कल्चर को फ़िल्म में डिपिक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी एक सुपरफिशियल रियलिटी होती है, एक सुपरफिशियल स्टोरी लाइन होती है और एक उसकी रूह होती है। तो जब तक वो पूरी रिसर्च ना कर लें कि उसके उस दौर के, और एक पूरे कल्चर की स्टडी होती थी, सिर्फ़ ये नहीं कि कॉस्ट्यूम की बात हुई। तो उसके साथ आप ये देखते थे कि लोगों के उठने-बैठने का क्या तरीक़ा है, ज़बान कैसी बोलते हैं, किस तरह के आदाब हैं महफ़िल के, और क्या लोगों के बोलने के क्या तरीक़े होते थे, गुफ्तगू कैसे की जाती थी, मैनर्स क्या होते थे। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कल्चर को हमें डिपिक्ट करना था। अ कल्चर दैट वाज़ परफेक्टेड। अच्छा, उसमें किस हद तक अ, मसनूइयत ना आए, और क्योंकि वो एक पीरियड ड्रामा था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम जो चीज़ें उसमें दिखाएँ, वो ऑथेंटिक हों। तो और ये क्योंकि एक रियलिस्टिक ड्रामा था, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को और उस टू गेट द करेक्ट विजुअल लुक, और देन ये ना भूलिए कि उस फ़िल्म में सब मास्टर्स काम कर रहे थे, मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट। सत्यजीत रे उनको इतनी बारीकी में हर चीज़ को जाते थे कि मुझे याद है कि ऊट्रम की लाइब्रेरी में वो शूट कर रहे थे, सर रिचर्ड एटनबरा थे उसके अंदर, और वो बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे, जो कि एक बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर थे। उन जैसा मैंने कोई आर्ट डायरेक्टर नहीं देखा, और वो उन्होंने पूरा सेट क्रिएट किया था, हवेली उसका, ऊट्रम की लाइब्रेरी का। तो उसमें एक पेपर वेट रखा हुआ था उनकी टेबल पर। तो मानिकदा वहाँ आए, कहने उसको उठाया और देखा, कहने लगे, "दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस डज़ नॉट बिलॉन्ग टू दैट पीरियड, हू हैज़ पुट इट हियर?" खैर वो फौरन रिमूव किया गया। तो एक डायरेक्टर जो कि इतनी बड़ी पिक्चर को भी रखता है और इतनी बारीक और छोटी डिटेल को भी गौर से देखता है, उससे सत्यजीत रे में वो मैंने हुनर देखा, और बहुत उन्होंने उस चीज़ को, तो उनके लिए आपको बहुत ऑथेंटिक, मतलब यू कैन नॉट पुट अ सेकंड ग्रेड और अनथॉटफुल वर्क टू हिम। और शमा आपा वाज़ परफेक्ट चॉइस, क्योंकि इन्होंने एक-एक चीज़ को इतने सलीक़े से चुना, और क्योंकि अब एक ख़ास मौसम का दिखाना है, तो जाड़े का मौसम है, और क्योंकि लखनऊ का कल्चर बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड, बड़ा नफ़ीस, बड़ा लतीफ़, बड़ा डेलिकेट किस्म का कल्चर था, जो ख़ास तौर से शतरंज खिलाड़ी में दिखाया गया है। और वो कल्चर था नवाबीन का, वो कल्चर था शरफ़ा का, वो कल्चर था एक तरह का डिकेडेंस उसमें आ चुकी थी, वो इतना ज़्यादा न्यूआंस्ड हो चुका था। तो उस चीज़ को हम लोगों ने फिर कैसे हम उसको कैप्चर करें लिबास में। फिर वो उनके जो फ़ैशन्स थे उस ज़माने के,
औरतें कैसे मुबाफ लगाती थी बालों के अंदर, कैसे ज़ेवर पहनती थी, कैसे उनकी जाड़े का अलग हिसाब किताब था, गर्मियों का अलग था। जाड़े में सारे कैरेक्टर्स जो थे वो बेहतरीन कमखाब और सिल्क और जो कि उस दौर के रईस पहनते थे वो पहन रहे हैं। उनकी बेगमात भी बड़े वो चुने हुए दुपट्टे और बनत की बने हुए, लहरिए के बने हुए गरारे और पजामे और कुर्ते, और मतलब वो इतनी उसमें हम लोग रिसर्च करते थे और इतनी खूबसूरत चीज़ें। मुझे याद है कि मैं दुकानों में जाती थी और निकलवाती थी कि भैया ज़रा पुराने अपने थान निकालिए, कहीं गली कूचों में, चौक में, नखास में। फिर हवेलियों में जाते थे, उनसे ख़वातीन से कहते थे कि क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, कि आप अपनी नानी के और दादी के वो निकाल के दिखाइए। उस पे बनत कैसे बनती है, उस पे टकाई कैसे होती है, कपड़ा क्या इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक कि वो सारी चीज़ों की डिटेल को ना कैप्चर करें, आप कॉस्ट्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, जो ऑथेंटिक है। और ये चीज़ मैंने शमा आपा से सीखी थी कि थिएटर में तो हम एक जनरल इसका जो लुक होता है वो देखते हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस से हम देख रहे हैं और उसके जनरल इफेक्ट को देख रहे हैं और सब कैरेक्टर्स को इकट्ठा देख रहे हैं। वहाँ कलर स्कीम इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल होता है, लेकिन यहाँ पे डिटेल ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ऑथेंटिसिटी, फिर वो उस कैरेक्टर का क्या मूड है, सिचुएशन का क्या मूड है, दरो दीवार का क्या रंग है, उसका पूरा किस तरह से उन्होंने उसको बिल्ड किया है। अच्छा, ये एक डायरेक्टर का विजन है। अच्छा, डायरेक्टर ने आपको बता दिया, अब उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे हम उसको कॉस्ट्यूम्स के ज़रिए उन चीज़ों को कैप्चर करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर एक उसमें जो वाजिद अली शाह के दरबार के सीन है, वाह! मज़ा आ गया। क्या वो कॉस्ट्यूम्स उनको पहनाए, क्योंकि हम सोचते थे कि कथक में ये सब पहनती हैं, तंग पजामे, चूड़ीदार, पेशवाज़, अगरखा ये सब चलता है, लेकिन नहीं, वो शमा आपा ने रिसर्च किया, तो सब खुले पायंचे पहने हैं। सबको मतलब उसमें बिरजू महाराज जी और कथक केंद्र के डांसर्स ने जाने आलम, पिया मुबारक जो उनकी ठुमरी पे दिखाया है डांस, तो वो पूरा सीन मैंने ही मैनेज किया था। और शमा आपा किसी रीज़न से आ नहीं पाई थी, तो कलकत्ते में जब उसकी शूटिंग हो रही थी तो मैंने मैनेज किया। वो बहुत मतलब मुश्किल भी था, बहुत कलरफुल था, लेकिन उसमें कोई शोइनेस नहीं थी, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, उसमें एक-एक चीज़ को, एक-एक टेक्सचर, दुपट्टे जो है वो किस तरह का हो, कोई नायलॉन ना हो, कोई सिंथेटिक ना हो, पुराने हों, ट्रेडिशनल हों, जो कि हज़ारों साल से हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं। ऐसा और लोग पहनते हैं, तो उन चीज़ों को लेके आना, उनको रिक्रिएट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये चीज़ शमा आपा के वो हम लोग बहुत मज़ा भी करते थे, बहुत एन्जॉय करते थे, क्योंकि दोनों को शौक था लर्निंग का, सीखने का। और शायद हमको लगा कि ये वो माहौल है जिसको हम समझते हैं, ये वो बैकग्राउंड है, तो लेट अस पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और ज़ाहिर है सत्यजीत रे इतने पर्टिकुलर थे और इतने गज़ब के डायरेक्टर थे, क्या उनका रोज़ वो खाता उनका आता था, वो एक-एक शॉट खुद खींचते थे, तो उसमें वो हर चीज़ का ख़्याल रखते थे। क्योंकि वो अगर ये लग रहा है तो हम लोग बस सेट पे हर वक़्त खड़े रहते थे। ख़ास तौर से मुझे तो याद है कि मैं तो सिर्फ़ उनको देखती थी और एक-एक चीज़ जो वो करते थे तो उसको हम लोग सुधारते चले जाते थे। इसलिए मैं समझती हूँ कि वो 2 बेहतरीन फ़िल्में, एक गर्म हवा बनी और एक शतरंज के खिलाड़ी। दोनों जिसे कहते हैं कि स्पेक्ट्रम के 2 एंड हैं। एक तरफ तो यहाँ लग्ज़री और पूरा उसका एरिस्टोक्रेटिक माहौल दिखाया है तहज़ीब का, और एक बिल्कुल लिव्ड इन मिडल क्लास, एक स्ट्रगलिंग उसका दिखाया है दौर उन लोगों का। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन था जो कि मैंने देखा, और दोनों में उन्होंने उसी तरह से उसको ऑथेंटिकली डिज़ाइन किया। और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मुझे उसमें जुड़ने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और वहाँ से मेरी शुरुआत। और इत्तेफ़ाक देखिए कि वही एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने और शमा आपा ने साथ काम किया। लेकिन ये रिश्ता जो था ये हमारा हमेशा कायम रहा। और तो शमा आपा की जब मैंने आपको बात समझाई कि हमारा इतना मोटा तो रिसर्च का खाता होता था, जिसमें कि हम तस्वीरें सारी लगाई थी, उस दौर की सारी पेंटिंग्स लेके आए थे, जहाँ जिस लाइब्रेरी में जो मिलता था वो मौजूद था। और उसके साथ-साथ
घरों में जाते थे, लोगों के कलेक्शंस में जाते थे, उनसे पर्सनल चीज़ें कैसे कटोरा कैसा होना चाहिए, उगालदान कैसा होना चाहिए, ख़ासदान क्या, हुक्के की मुनाल कैसी होनी चाहिए, शतरंज की बिसात कैसी होनी चाहिए, उस पे रखे हुए मोहरे कैसे होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो थी एक जी, बहुत बीच में जी। सबा जी, बीच में कुछ शायद कनेक्शन हमारा कमजोर हुआ, कुछ देर जी, के जी। लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बातें रह गई। अच्छा, तो कुछ कहाँ जी, से आप, प्लीज। तो मैं आपको यही बता रही थी वो कि लगभग कि जी, कहाँ पे जी बोले। रुकी? जी, तो यही है लगभग कि आधा मिनट, लगभग आधा मिनट या 15-20 सेकंड पहले। जी, जी। ठीक है, तो बस मैं यही बता रही थी कि किस तरह से हम लोगों ने एक-एक चीज़ की डिटेल को, क्योंकि किसी भी फ़िल्म करने को अच्छी तरह करने का एक ही तरीका है कि उसकी रूह में घुस जाओ और उसकी आप रूह में कैसे, उसकी अंतरात्मा में कैसे जाते हैं, जब आप उसके हर न्यूआंस को समझते हैं, उस तहज़ीब को समझते हैं, उस कल्चर को समझते हैं, उस दौर की म्यूज़िक, राइटिंग, तहज़ीब, ज़बान, उन सब चीज़ों को समझते हैं, लिबास को समझते हैं, तब आप एक मुकम्मल और अच्छी फ़िल्म बना पाते हैं। जी, मित्रों, अभी हमने विस्तार से सभा जी को सुना और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के पीछे कितनी मेहनत होती है, जी, कितना रिसर्च होता है जी। और किस तरह की भागदौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि हुँ, उस पुराने दौर को और उसकी संस्कृति को, उसके पहनावे को हमें रिक्रिएट करना है। और जब सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार के साथ आप काम कर रहे हो, तब तो खास तौर से ऐसे भी सबाजी और शमाजी, ये सब ऐसे लोग हैं जो अपने काम में अधिक से अधिक परफेक्शनिस्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं, उस जी। दिशा में अग्रसर रहते हैं। मित्रों, और इस आप में से जी, कई लोग जानते होंगे कि सबाजी ने जब श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की, तो उसे इस फील्ड में, इस क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। यह हम देखते हैं कि इनकी बातचीत में भी, और जब यह उस दौर को याद कर रही हैं, तो ये किस मेहनत से गुजरी हैं और कितनी तल्लीनता के साथ बिना किसी मेहनताने के काम कर रही थी। तो उस पर भी हम आते हैं। जी, आप कुछ कह रही थी सभा जी। जी, बस मैं ये कह रही थी, तो वहाँ से वो सफ़र शुरू होता है और उसके बाद फिर अगली फ़िल्म जो मैंने श्याम बेनेगल के साथ की, वो थी जुनून। और जुनून भी उसी दौर की फ़िल्म है, वही 1857 का दौर है और जो आपकी लेकिन जो आपकी इंडिपेंडेंट रूप में पहली फिल्म है जी, जी, तो कॉस्ट्यूम एक डिजाइनिंग। उनके उस वक़्त पे शमा आपा, क्योंकि ऑलरेडी सत सत इनके श्याम बेनेगल साहब के साथ कई बहुत उम्दा फ़िल्में, भूमिका और काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो कर चुकी थीं और इस वक़्त उन्होंने शायद मुझे काम करते देखा, मेरे काम को पसंद किया या तो उन्होंने श्याम बेनेगल से कहा कि मैं तो स्क्रिप्ट पे करूँगी, या बस आई थिंक शी वाज़ बिज़ी इन डूइंग सम अदर फ़िल्म, तो उन्होंने कहा कि तुम सबा को ले लो। तो अब ख़ैर बेनेगल साहब ने आए जब वो लखनऊ, तो फिर उनको भी मैं लेके गई सब जगह, लोकेशंस दिखाने, ये वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो शमा आपा के दोस्त थे, फ़िल्म मेकर थे। उन्होंने कहा कि विल यू डिज़ाइन द कॉस्ट्यूम्स फॉर इट? तो मैंने कहा यू मीन असिस्ट शमा आपा? तो कहने लगे नहीं, यू डू इट इंडिपेंडेंटली। तो मैंने कहा अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाउ कैन यू ट्रस्ट मी? आई एम नॉट तो बड़े मुस्कुराया, बोले कि मुझे लोगों को पहचानना आता है और तुमने काम किया है शमा के साथ और तो तुम आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट। And of course, he knew that I had a thorough training in theater and I came with all that background and that learning with me. तो मुझे इसमें कोई मतलब उनको कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं था, क्योंकि मैं इतनी बड़ी चीज़ फ़िल्म का प्रोजेक्ट उठाना आसान नहीं था। फिर मैंने छुट्टी ली दूरदर्शन से और मैं अ, श्याम बेनेगल के साथ लगी और वो एक बड़ा अच्छा चैलेंजिंग थी। एक तो एक कि उन्होंने मुझे पूरी ज़िम्मेदारी दी, हालाँकि एक आर्ट डायरेक्टर भी थे उसमें, मगर उनका काम था कि उन्होंने हम पुरानी हवेलियों में सब शूट किया, मरीहाबाद गए,
खुद जोश मलियाबादी की हवेली और ये सब उसी में हम लोगों ने शूट किया। तो उन्होंने तो उसको ठीक-ठाक किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, लेकिन उसको क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग उसमें बुरी हालतों में पड़ी हुई थी, रह रहे थे, नहीं रह रहे थे। तो फिर हमने उनको रिकंस्ट्रक्ट किया उस दौर के हिसाब से और उसका पूरा डेकोर उन्होंने मेरे ज़िम्मे किया, पीरियड रिकंस्ट्रक्शन। तो कैसे पर्दे होंगे, कैसे बिस्तर होंगे, क्या बिछौने होंगे, क्या सजावट होगी और पूरे कॉस्ट्यूम्स, शशि कपूर की वो प्रोडक्शन था और एक कंट्रास्ट लाना था उसी दौर को, उसी में एक दूसरी दूसरी उसी से मतलब समझिए 25-30 मील दूर है लखनऊ से मलिहाबाद, जहाँ ये शूटिंग हो रही है पठानों की और इनका कल्चर अलग है, इनकी तहज़ीब थोड़ी अलग है, लखनऊ के नवाबीन से हट के है। और ये लोग जो हैं उसको डिपिक्ट करना, उसका एक कंट्रास्ट लाना इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ सेट्स, इन टर्म्स ऑफ पीरियड रिकंस्ट्रक्शन। और वो लोग जो हैं वो एक मतलब जंगजू लड़ने वाले लोग हैं और पठान हैं वहाँ के। तो उसमें शशि कपूर और नसीरुद्दीन शाह ये लोग सब थे और शबाना थी। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत पहली बार इंडिपेंडेंटली हैंडल किया, बट इट केम वेरी नेचुरली टू मी। और ज़ाहिर है शाम उसके बाद श्याम बेनेगल ने मैंने आगे जाके 3 फ़िल्में उनकी और डिज़ाइन की और शमा आपा ने जैसे तो हमेशा करती थी उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपनी गद्दी मुझे दे दी कि तुम ये करो और मैं वो स्क्रिप्टिंग में मसरूफ़ हो गई और शाम की सारी फ़िल्मों की उन्होंने डायलॉग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्चिंग, मतलब आप ये सोचें कि श्याम बेनेगल कोई फ़िल्म मेरे ख़्याल में शमा आपा के बगैर उन्होंने की नहीं। इसलिए कि इतनी उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इतने वो एक लाज़िम और मलज़ूम जिसे कहते हैं उर्दू में, कि वो एक उनको क्योंकि इंटेलेक्चुअली शमा आपा बहुत साउंड हैं, बहुत पढ़ी-लिखी हैं और हर चीज़ को वो डीप उसमें जाके पढ़ती हैं, उसके बारे में नॉलेज हासिल करती हैं और जो वो कहती हैं उसको आप बड़ा मुश्किल है उसे गलत साबित करना, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोलती हैं, उन्हें उसकी जानकारी है। वो उसके अंतर्गत तक गई हैं और उसको ढूँढा है, खोजा है, 4 सोर्सेज़ से मालूम किया है और उसके बाद वो एक कन्क्लूज़न पे पहुँची है। तो शाम का खुद बहुत उन पे वो डिपेंडेंट हैं और बहुत दोनों की एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं जोड़ी है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव ट्रस्ट, क्रिएटिव डिपेंडेंस और इस उसमें वो हमेशा साथ चले हैं। तो खैर फिर शमा आपा जुनून में क्यों किसी वजह से शामिल नहीं हो पाई थी और मुझे बड़ा मैं उनको बहुत मिस करती थी। इसलिए कि मुझे एक क्रिटिकल नज़र चाहिए थी जो मुझे बताए। ज़ाहिर है शाम तो थे ही और बाकी भी लोग थे, लेकिन ये कि मैं उनको बहुत याद करती थी और उसमें इस्मत आपा भी उसके अंदर एक्टिंग कर रही थी, तभी उन्होंने मुझे ये मौजूदा स्क्रिप्ट दी अभी जो मैंने आजकल मैं उसको फिर दोबारा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो इन सब में मैं उनको काफ़ी याद करती रही। लेकिन अगली फ़िल्म जो फिर बनी वो थी मंडी और मंडी में बहुत मज़ा आया इसलिए कि उसमें हमारे ड्रामा स्कूल के बहुत लोग आए और जो नहीं आए थे उनको मैं लेके आई, शाम इसको ट्राई कीजिए, इनको ट्राई कीजिए और अपने ईला अरुण और इन सब को मैं लेके आई साथ। के रायना और उस अनीता नीना गुप्ता और अनीता कंवर और ये सब लोग जो थे एनएसडी के, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह सब उसमें थे। तो हम लोग एक बस में जाते थे और बहुत मज़ा करते थे। Shama Appa was the script writer and dialogue writer. So she was there and we used to have great fun on these locations. और एक तरह से हमेशा वो मुझे बताती थी क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल था जो हमें दिखाना था। और ये भी एक तरह से एक पीरियड तो उसमें था, लेकिन एक इट्स नॉट हिस्टोरिकली एक्यूरेट, इट इज़ एक फ़िक्शनल कहानी है कि कैसे सारा समाज जो है कहती हैं तवाइफ़ें हैं इनको यहाँ से निकालो, ये उसके शहर का मोराल ख़राब कर रही हैं, तो वो कहीं और उनको बसाया जाता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पूरा कल्चर उनके इर्द-गिर्द उठ के पहुँच जाता है वो शहर। तो एक बड़े दिलचस्प सी कहानी थी उसको। तो एक इसको अंदर कोई इतना पीरियड वो नहीं था, लेकिन हमने उसमें बड़ी मेहनत की और शबाना को मैडम बनाया। अब शबाना वाज़ प्रीटी यंग एट दैट टाइम और उसमें स्मिता भी थी और स्मिता और शबाना की ज़माने में बड़ी चशमक चल रही थी।
तो मुझे याद है कि स्मिता से मेरी बहुत दोस्ती थी, शबाना से भी बहुत दोस्ती है दोनों की। तो वो हम लोग साथ कॉस्ट्यूम्स करते थे और ये हमेशा एक दूसरे को कुछ चुटकियाँ लेती रहती थी, तुमने ये इसको गलत पहना दिया, इसको ये कह दिया, ये क्या किया, ये क्या मतलब वो चलता रहता था। तो बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट था। ज़ाहिर है मैं समझ गई थी कि इसको टैक्टफुली हैंडल करना है। और यहाँ पे हमने उसी दौर को डिपिक्ट किया, सॉरी इसी दौर को नहीं, इस दौर को एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये कोठे का वो था और मुझे याद है कि शमा आपा, मैं, स्मिता, शबाना और नितिश जो आर्ट डायरेक्टर थे उस फिल्म के, तो हम लोग और श्याम बाबू, हम लोग सब एक हमने कहा कि कैसे ऑथेंटिक इसको बनाया जाए। तो हम लोगों के लिए हैदराबाद में एक कोठे पे एक मुजरे का आयोजन किया गया और हम लोग वहाँ पे गए और बत्ती गलियों में होते हुए ऊपर गए। वहाँ पे वो जो प्रोफेशनल सिंगर्स थी उन्होंने हमें किया। मैंने कहा शमा आपा, अगर ये हमारे पुरखों को पता चल जाए कि हम लोग कोठों पे चढ़ के गए तो उनकी रूहें अपने कब्र में पलट रही होंगी। तो खैर हम लोग बहुत हंसे और हम लोगों ने वो जाके वहाँ पे अपनी उनकी स्टडी तो करनी थी पूरी, उनका क्या तौर तरीके, एक्टर्स अपना देख रही हैं, हम अपना कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर अपना वो सारे मनाजिर देख रहे हैं और कोशिश ये है कि उस माहौल को कैसे हम कैप्चर करें, ऑथेंटिकली पेश करें। तो ये एक दिलचस्प वाकया था। और फिर उसके बाद हम लोग ने तकरीबन 1.5 घंटे 2 महीने साथ रहे वहाँ सेट्स पे और शाम को महफिलें जम रही हैं। और शमा आपा जो हैं वो बड़ी महफिलबाज इंसान हैं और बहुत उनके साथ शाम गुजार के ऐसा लगता है कि इतना सीखा, इतना एंजॉय किया। और क्योंकि हम लोगों के बहुत कॉमन शौक भी थे, कॉमन इंटरेस्ट भी थे, वो भी एक लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव ख़ानदान सी, या मतलब उनकी अपनी इंक्लिनेशन थी, हमारे ख़ानदान भी ऐसा ही था और मेरी अपनी तबीयत में भी था। तो हम लोग बहुत बातें पॉलिटिक्स पर भी और सबसे ज़्यादा फैमिली गॉसिप भी हुआ करती थी और साथ-साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी हो रही है और बताती थी तुमने ये सही नहीं किया, ये गलत नहीं किया। इसके बाद फिर हम अगली फ़िल्म जब हमने की वो थी त्रिकाल। त्रिकाल जो थी वो एक बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म थी और ये इट इज़ एट द कस्प ऑफ जबकि पोर्चुगीज़ छोड़ के जाते हैं हिंदुस्तान को और से नई उसके कस्प पर है जबकि वो अपनी आज़ादी हासिल करता है गोवा। और वो क्या उम्दा जगह थी, बड़ा मज़ा आता था हम लोग को शूटिंग करने में। लेकिन उसमें लीला नायडू थी और के रायना और बहुत से नसीरुद्दीन शाह लोग सब थे। बड़ी बहुत लंबी कास्ट थी, लंबी चौड़ी। कॉस्ट्यूम तो मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं वो बहुत एक उसकी मौत के बाद एक वेक है इसमें कि जो पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली ही डाइज़, तो उसकी उनको जब वो करके आते हैं, तो उसके बाद ये वेक हो रही है और इन्होंने के रायना ने उसमें ज़ाहिर है काली टाई पहनी जाती थी। अब ये देखिए मेरी गलती क्या थी कि मैंने उनको नेक टाई पहना दी। अच्छा, फ्यूनरल पे कोई नेक टाई नहीं पहनता और ये जो थे वो प्रोसेशन है पूरा फ्यूनरल का और ये उनके बाप के फ्यूनरल पे जा रहे हैं। अब ये नेक टाई लगा के चल पड़े। अच्छा, मेरी भी कुछ कोताही थी कि मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा ठीक है चलने दो। अब शमा आपा ने देखा तो कहे नहीं ये क्या गलती की तुमने? मैंने कहा क्या हुआ? कहे नहीं ये नेक टाई तो कोई नहीं पहनता, ये तो स्ट्रेट टाई पहनी जाती है। अब क्या किया जाए? मैंने कहा ओहो! ये तो सीन शूट हो गया, उसमें बहुत लोग थे। फिर शाम बैनिंग के लिए उसके लिए पूरा सीन लिखा गया जिसमें कि अनीता कंवर उनकी बीवी और कहती हैं कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की, गलत टाई पहन के आए हो, जाओ टाई बदल के आओ। तो वो टाई बदलते हैं, मतलब वो उसके लिए एक छोटा-सा सीन लिखा गया। तो इस किस्म के भी सारे दिलचस्प वाक़ये होते थे कि कैसे एक-दूसरे की कमियों को भी हम कवर करते थे, एक-दूसरे को सिखाते भी थे और बताते भी थे। और अक्सर ये होता था क्योंकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी और शमापा की बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि भई फलाना शेर क्या है ये बताओ, फलाना ये है, तो मैं उनकी हमेशा मदद के लिए हाज़िर रहती थी, अगर कोई ज़रूरत होती थी। लेकिन ज़ाहिर है शमा आपा का दर्जा वो है जो गुरु का है
और आप जैसे जानते हैं कि शमा आपा की तबीयत में एक बहुत सादगी है। वो एक बड़ी फ़कीर मंश इंसान हैं और बहुत अपने काम में बहुत डेडिकेटेड हैं और कभी उनको वो इसलिए करते हैं कि उन्हें काम का नशा है। बल्कि मुझे अक्सर वो शेर याद आता है अल्लामा इक़बाल का, कि जब वो कहता है कि वो एक शमा और शायर के बीच में डायलॉग हो रहा है और वो कहते हैं कि शमा उससे कहती है शायर से कि मैं तो जलती हूँ कि है फितरत मेरी पिन्हा में है मेरी फितरत में सोज। मैं तो जलती हूँ कि है पिन्हा मेरी फितरत में सोज और तू फरोजा है कि परवानों को हो सौदा तेरा। तो शमा आपा की जो तबीयत है वाह। वो जी, तो वो इसलिए है कि वो काम से उन्हें इश्क है। ये उनकी शख्सियत का एक हिस्सा है। आई डोंट नो व्हाट विल शी एवर डू विदाउट हर वर्क। तो ये वो लोग हैं जो करते रहेंगे, ताउम्र करते रहेंगे। ये हैं श्याम बेनेगल हैं, क्योंकि यही इनकी अब पहचान है, यही इनकी शख्सियत है, यही इनकी आइडेंटिटी है। और कभी इनको ये नहीं था कि मुझे ये वो मिल जाए। जैसे हम सबको देखते हैं कि हम इस मंच पे पहुंच जाएं, हमें ये अवार्ड मिल जाए, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक शी इज वेरी अंडर अवॉर्डेड फॉर हर कैलिबर, हर बॉडी ऑफ वर्क। और इतना काम उन्होंने किया है, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया है और साल हा साल से कर रही हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो शायद उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जिसकी वो मुस्तहिक थी, और लोगों ने भी ये बात मुस्तहिक हैं। और मैं सोचती हूँ कि अब उनको ये लोग बड़े सिंपल अनअज्यूमिंग लोग हैं। ये भागते हैं पब्लिसिटी से। शी इज़ हैप्पी बीइंग इन बिहाइंड द सीन। और ये इनका एक बड़कपन है, ये एक इनकी सादगी है, ये एक इनकी, मैं समझती हूँ कि एक बड़ी ऊंची मंजिल पे जाके आदमी को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, और दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। इनकी क्या सादगी, इनकी आप पूरे देखें तो एक सादगी है, एक ऐसी सादगी है कि सब ठीक है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर नॉलेज, योर वैल्यूज, योर कमिटमेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे वो सत्यु साहब हों, चाहे शमा आपा हों, इन लोगों ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, अपने आप को अपने फन के लिए, जिसे कहते हैं, निछावर कर दिया और उसमें एक्सेल किया, उसकी गहराई में, उसकी सबसे ऊंची हुदूद तक पहुंचे और उसको हासिल करने में, और एक जिंदगी का अंदाज बन गया। यानी जैसे हमको थिएटर में जब मैं गई थी तो अलकाजी साहब कहते थे कि थिएटर इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो शमापा भी सादिक आता, ये उनकी जिंदगी है। इसी के इर्द गिर्द वो सारी उनकी और ज़रूरतें बनती या बिगड़ती हैं, रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तो वो एक बड़ी, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इसका आयोजन किया, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर, लोग इन्हें भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और वो लोग जो या तो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, या वो लोग जो डायरेक्टर्स हैं या बहुत नुमाया हैं, उसमें तो उनको पहचाना जाता है। लेकिन जब वो बिहाइंड द सीन जो इतने अहम काम करते हैं, और क्योंकि एक ये टीम वर्क है, ये एक डायरेक्टर जो है, और शमाबा तो जैसे हमारे कारवां की मीरे कारवां है एक तरह से, इतना उनका बड़ा काम है। और मगर वो कभी अपने आप को आगे नहीं, लेकिन आप उनसे किसी बात पे बात कर लें, उनकी नॉलेज इतनी है, वो आपको 10 बातें बता देंगी जो कि करेक्ट हैं और जो कि सही हैं, जो कि किसी डींग मारने की वजह से नहीं, बल्कि वो जेन्युइनली शी हैज गॉट दैट नॉलेज। उनके पास वो इतना इल्म है और इतनी अच्छी याददाश्त है कि वो हर मौके पे, हर चीज़ पे, चाहे आप जामी पे बात करें, शादी पे बात करें, आप मधुबनी पेंटिंग पे बात करें, आप किसी भी मौजू पे, और वो अपने आप को, उनको पूरी उस पे कमाल हासिल है जिस तरह से वो बात करती हैं। तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, शमा आपा की, और मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हमको देखने मिलते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। और मतलब उन्होंने अपने, ये अहद शिनास लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनसे कि आप आइडेंटिफाई करते हैं एक दौर को, एक कल्चरल मूवमेंट को। पता नहीं आप इस बात से मेरी सहमत है कि नहीं, क्योंकि आप तो कुछ बोले नहीं, मैं ही बोले जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ सभा जी, और
जिस शिद्दत के साथ और जिन उन पुराने समय से गुजरते हुए आप कई रोचक प्रेरक प्रसंगों को हमारे सामने रख रही हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। उसे जितना हम सुने, जितना हम घूम सकें, वह हम सभी के लिए उतना ही लाभकारी है कि कैसे लोग अपने कार्य के प्रति इतने जुनून के साथ और बगैर किसी अपेक्षा के इतने सारे काम कर लेते हैं, चाहे शमा जी हो, सत्यु जी हो, पूरा परिवार। तो अच्छा लग रहा है जी। कुछ और इस विषय बस पर? मैं ये कह रही थी कि अगर शमा आपा ये सब सुने तो आज मेरे दिमाग में, जैसे मैंने सुबह एक शेर पढ़ा आपको कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, और कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो वो सुन के वाह। शायद उनको एहसास हो कि वो किन खूबियों की मालिक हैं हाँ और लोगों के दिलों में उनकी क्या इज्जत और उनका क्या मुकाम है। और जी। मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ जुड़ी और उनके साथ मैंने इतना काम किया। सत्यू भाई के साथ उनकी फ़िल्म में मैंने असिस्ट किया, कहाँ-कहाँ से गुज़र गया। और एक बड़ी हमारी एक कॉमरेडरी है, जो एक तरह से इसमें ख़ानदानी रिश्ते भी हैं, एक हम-ख़याली भी है। तो मेरे ख़्याल में अपनी फ़ैमिली में शी इज़ वन ऑफ दोज़ वेरी फ्यू पीपल दैट बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी इतनी दोस्ती है। दोस्ती, उनसे किसी भी बात पे गप्पे मार लो। तब एक तो वो कंज़र्वेटिव नहीं हैं, एक तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं जो कि रिश्तों के बीच आड़े आ जाती हैं। तो वो एक दोस्त है, वह उनके साथ हमें हम-उम्र हो जाते हैं। लेकिन दिल से इज़्ज़त बहुत है शमा आपा की, बहुत इज़्ज़त है क्योंकि आई थिंक शी इज़ लगता है कि शायद वो इस दुनिया की में इतने नेक इंसान बहुत कम होते हैं। और मैं आज तक मतलब इस बात की मेरी अभी भी ख़्वाहिश है। मैंने एक दफ़ा शमा आपा से पूछा, आप फ़िल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करती हैं? आप में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि आप सिर्फ़ एक अपने कॉस्ट्यूम और सेट की नहीं, आप पूरी उसकी होलिस्टिक अप्रोच है, चाहे वो उस दौर का आर्ट है, कल्चर है, डिज़ाइनिंग है, डायलॉग है, हर चीज़ से आपको इतनी ज़्यादा उस पे महारत हासिल है। तो कुछ वो टाल गई, कुछ वो मुझे अब तक वो सवाल तो याद है, उसका जवाब याद नहीं क्योंकि वो कुछ गोलमाल कर गई। मगर काश उन्होंने ये कदम उठाया होता, लेकिन हम लोग बहुत सोचते हैं कि हमने ये किया होता, वो किया होता। तो जब से मैं फिर ऑस्ट्रेलिया आई, मतलब आखिरी फ़िल्म मैंने शाम की त्रिकाल, जिसके लिए कि मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला और शमा आपा बहुत खुश थी उस बात से, श्याम भी थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम भारत एक खोज की करो डिज़ाइनिंग। अच्छा, उसी वक़्त मेरी शादी हो रही थी, तो मेरे शौहर ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, तो मैंने कहा चलो कुछ दिन जाती हूँ। अब शाम कहने लगे देखो ये तुम्हारे एज़ अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर दिस इज़ योर लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ तुम पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ को एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया तक कवर करोगी। ये एक चैलेंज है किसी डिज़ाइनर के लिए। और जैसे उसकी सारी ख़्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, तो मैंने कहा अब एक मेरी ख़्वाहिश है कि मेरी शादी हो रही है, सो हो जाने दीजिए। तो गरज़ ये कि फिर वो वहाँ से मेरा एक रिश्ता टूटा क्योंकि मैं फिर यहाँ चली आई और बेसिकली मैंने बहुत डायरेक्शन किया, बहुत कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग 8 फीचर फ़िल्म्स की और इसके अलावा अब हाल में जैसा आप बता रहे थे मुझे एक्टिंग के ऑफ़र्स मिले तो यहाँ एक थिएटर ग्रुप चलाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहला डीटीएच प्लेटफ़ॉर्म कायम किया, विज़न एशिया, जिससे कि हम लोग ये 2000 की बात है जब यहाँ से सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी चैनल्स, साउथ एशियन चैनल्स लाके दिखाते थे और यहाँ हमने कनेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान से। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी प्रोडक्शंस शुरू कर दिए। अब फिर मैं मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे लेके आई सारी इंडियन चैनल्स को व्हेन आईपीटीवी ये प्लेटफ़ॉर्म बिकेम इंटरनेट प्रोटोकॉल से शुरू किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत काम किया। लेकिन अब मेरा लगता है कि पिछले 5-6 सालों से मैं फिर थिएटर कर रही हूँ। बहुत ऐसे कहते हैं ना कि द फुल सर्कल आफ्टर आई हैव कम बैक टू आई एम डूइंग थिएटर एंड मेरा भी बहुत दिल चाहता है अब मैं फिर आऊँ और हिंदुस्तान में इन महान हस्तियों के साथ काम करूँ।
इसमें कि शमा आपा हैं, सच्ची भाई हैं, श्याम बेनेगल हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये अहद नवाज़ लोग हैं। ये हमारे काफ़िले के मीर कारवां हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सीरीज़ की और इसे एक आप किताब की शक्ल में छापें। ये भी मेरी एक आपसे राय है कि आपने जो इस लोगों की यादें कलेक्ट की हैं। सॉरी मैं वो नहीं कर पाई, कुछ सवाल अगर आए हों? जी, जी। अ, नहीं, टिप्पणियाँ काफ़ी आई हैं और अ, कई तरह की बातचीत है जो हमारे साथियों ने की है। ख़ास तौर से जब किसी कृति पर कोई फ़िल्म बनती है, तो कैसे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर और दूसरे लोग मिलकर उस कहानी के अंत को, उसके एंड को परिवर्तित करते हैं, उसमें चेंजेज़ लाते हैं। इस पर भी 2-3 तरह के मत आए। जी। तो इस तरह से जी, जी। कुछ देखिए टिप्पणियाँ किसी भी हमारी स्क्रिप्ट मैं यही कहूँगी कि किसी भी स्क्रिप्ट के आइडिया से फ़िल्म का शुरुआत एक आइडिया, एक कहानी, एक स्क्रिप्ट उसकी जान होती है, जो डिसाइड करती है कि वो किस किस्म की फ़िल्म होगी, क्या उसका थीम होगा, क्या उसका प्लॉट होगा, क्या उसकी सेटिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट से शुरू होती हैं और किसी भी जी, फ़िल्म में ये एक बात मैंने यहाँ पर भी देखी और वहाँ भी कि स्क्रिप्ट तो बदलती रहती है और बहुत चेंज भी होती है। ज़ाहिर है मेन जो उसकी स्टोरी लाइन है वो तो एक है ही, लेकिन सिचुएशनल चेंजेस और राइटर्स तो आमतौर से चाहे वो सीन हर दिन लिखते रहते हैं, बदलते रहते हैं और आखिर तक पहुँचते-पहुँचते ज़ाहिर है वो पूरी चीज़ एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन्ड टू द लास्ट डिटेल। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि आप उसे बदल नहीं सकते, कोई चेंजेज़ नहीं ला सकते, वो भी होता है और वो कई-कई बार, कई-कई बार। सार होता है। लेकिन आम तौर से इस तरह से नहीं कि एंड ही चेंज कर दिया जाए ये नहीं होता लेकिन ये कि मुख्तलिफ सीन्स को शॉर्टन किया, बड़ा किया, उनको फिर एडिटिंग में बदलते हैं, आगे-पीछे होता है। तो ये तो एक काफ़ी इंटेंसिव जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और सबसे बड़ा ये डायरेक्टर का वो होता है, प्रेरोगेटिव और मैं समझती हूँ कि ये एक जिग्सॉ पज़ल की तरह है। ये किसी भी अच्छी तस्वीर, अच्छे शाहकार को बनाने के लिए उसमें रंग भी होता है, उसमें स्केच भी उसका खाका भी होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें बैकग्राउंड भी होता है, उसमें हर चीज़ तो ये सारे एलिमेंट्स जब साथ आते हैं, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो और ये सब वो एक माहौल पैदा करते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स खड़े होके फिर परफ़ॉर्म करता है। वो हम उसको उसकी एक आइडेंटिटी देते हैं, उसकी एक सराउंडिंग देते हैं, उसको एक माहौल उसमें लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ के उसका कैरेक्टर ज़िंदा होता है, जहाँ से उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। तो ये एक बहुत इलैबोरेट ड्रामे का जो एक सिलसिला है या स टेलीविज़न फ़िल्म का जो सिलसिला है, ये सब एक ग्रुप, एक टीम एफर्ट होता है और इसमें डायरेक्टर जो है वो फाइनल उसकी अथॉरिटी होती है और वही आगे बढ़कर सारे डिसीज़न लेता है। Your job is to do your bit and then add to the total picture और उसके बाद फिर आप अगर डायरेक्टर की जो ख्वाहिश है उसका फिर आप आगे पीछे चेंजेस भी करते हैं। जी, अब मैं बहुत ही जी। जी, समा जी कुछ कह रही थी, प्लीज़। बस मैं यही कह रही थी कि ये सवाल आप मेरे ख़्याल में श्याम बेनेगल साहब से कल पूछिएगा, क्योंकि वो आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं आपकी और मैं हाँ, समझती हूँ कि शायद शायद कल वे ना आ पाएँ, उन्हें कहीं तत्काल कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन वे आएँगे, शीघ्र ही आएँगे। जी, किसी जी। भी एकाग्र में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कई सारे लोग आए और कल भी कुछ लोग रहेंगे, जिसमें राजीव सेठी और जी। अंजलि इला मेनन हाँ, प्रमुख जी, हैं, शर्मा की बड़ी अच्छी दोस्त है अंजलि ईला मेनन। क्लासमेट जी, जी, ये बहुत लोग अच्छी क्लासमेट भी रहे हैं मिरांडा हाउस में। भी हैं और खुद श्याम जी, साहब की बेगम नीरा उनकी क्लासमेट हैं। तो ये लोग जी, जो हैं जी, ये सब सहेलियाँ हैं आपस में। जी, जी, जी। तो और कोशिश रहती है मगर
जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी भी अपनी अपनी उनकी एक दिनचर्या है, उनके दूसरे शेड्यूल्स हैं, जी। तो उसके हिसाब से ही हमें चलना है। तो और मैं शुरुआत आपसे माफी जी, मांग लूं कि अब रात में यहाँ 1 बज चुका है, तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्राइट और अटेंटिव ना रही हूँ कुछ चीजों में, क्योंकि ये वी आर नाउ वेरी लेट एट नाइट दैट आई जी, हैव जी। कम बैक। नहीं, मैं सभाजी, मैं हमारे कई मित्रगण जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमसे कुछ घंटे आगे चलता है, जी, और सभाजी को आज हमने अनुरोध किया और इस समय में अनुरोध किया, जब बेशक हमारे यहाँ अभी रात के 8:45 होने को हैं, मगर सभाजी के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जैसा कि बतला रही हैं, रात के 1 बज रहे हैं। 1:10 5 मिनट। जी, जी। वो मुझे परवीन शाकिर जी का शेर याद आ रहा है, रात के शायद 1 बजे हैं, सोता होगा मेरा चाँद। हमको है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। तो बिल्कुल। हम परदेश में ही हैं, और एक हिजरतों की वो कहानी है जो कि गर्म हवा में दिखाई गई है, जो पार्टीशन से, और एक हमारी जनरेशन की कहानी है जो अपने मुल्क को छोड़ के अपनी चॉइस से और जगह आ गए। तो ये एक और हिजरतों की कहानी है। ये बात जी, फिर कभी और कही। जी, जी। फिर भी हमारे लिए यह सुखद है कि जी, आप ऑस्ट्रेलिया में भी, परदेश में भी देश को जीवंत किए जी, हुए हैं, और यहाँ जी, के कई रंगकर्मियों को आप ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में बुला रही हैं, उनको जोड़ रही हैं, जी, और चाहे वह इस्मत चुगतई हो और तमाम दूसरे हमारे रचनाकार हों, उनके नाटकों को, उनके अफसानों को आप का मंचन कर रही हैं। तो जी, यह जी। सब और जी, अभी मैं महे उनकी इस्मत चुगताई की कहानियां 2 कर रही थी, जो कि यहाँ पे, क्योंकि वी आर इन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और अब ऐसा है कि हम हर चीज बंद है इस वक्त सिडनी में। तो मेरा प्ले भी बंद कर दिया 1 दिन पहले, जो शो होना था। तो मुझे इसका बड़ा दुख है, क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग भी कर रही थी। अरे वाह! और क्योंकि वो इस्मत आपा ने वो कहानी मुझे खुद दी थी, और मुझे उससे बड़ी मेरी सेंटिमेंटल, मैंने दूरदर्शन के लिए भी की थी दोज़ख, और 2 दफ़ा की कलर ब्लैक एंड व्हाइट में, और अब स्टेज के लिए कर रही थी। और इसके अलावा महेश दत्तानी को भी मैंने बुलाया, अतुल तिवारी को यहाँ बुलाया, और उनके साथ भी मैं स्क्रिप्ट पे उनके प्ले मैंने किए हैं, गिरीश कर्नाड के प्ले किए यहाँ। और हमारी कोशिश ये है कि अपने नाटकों, अपनी उसको ऑस्ट्रेलिया में पेश करें, हिंदी या अंग्रेजी में, दोनों ही ज़बानें, क्योंकि यंगर जनरेशन को भी जोड़ना चाहते हैं, और उनको भी हम और उनके लिए शायद अंग्रेजी में हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है, लेकिन प्लेज़ हम हिंदुस्तानी उठाते हैं। तो या उस मिट्टी के, तो ताकि एक अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब को, अपने ड्रामे को यहाँ भी ज़िंदा रखें। एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हिंदुस्तान का तो कितना बड़ा, हम लोग जब नेशनल टेलीविज़न शुरू किया तो क्या प्लेटफ़ॉर्म था। एक प्ले करते तो पूरा भारत देखता था। अब यहाँ जी, ये एक छोटा-सा हमारी कर्मभूमि है, और मंच छोटा है। लेकिन ये कि जिसको कहना होता है वो तो हर जगह अपनी बात कहता है। जी, तो हम लोग करते हैं काम यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे और भी मीडिया की बहुत सी चीज़ों में काम किया। लेकिन ये कि ज़ाहिर है, दोज़ आर वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज़ जो हम लोग करके आए, और अभी भी मेरी ख़्वाहिश है कि मैं आऊँ और फिर इन लोगों के साथ काम करूँ। जी, जी, बिल्कुल आएँ, और हम सभी को अच्छा लगेगा। आप लगातार शुक्रिया। सब लोगों के संपर्क में हैं ही, आएँ, जी, और जैसे आप लोगों को बुला रही हैं, तो आप भी आएँ, आप दोनों तरफ काम करें, यह सुखद होगा। क्योंकि अब दुनिया सुखा और यह गई। भी जी, और यह भी एक क्या सुखद संयोग है कि कल कुबेर दत्त जी, जो दूरदर्शन से जुड़े रहे जी, और जहाँ से आप भी जुड़ी रही लंबे समय तक, जी हाँ। थिएटर के बाद आपने वहाँ नौकरी की और कितने सारे आपने प्रोग्राम वहाँ के लिए बनाए। तो कल कुबेर दत्त आए, आज आप आईं, और आप जी, दोनों ने ही और तमाम हमारे दूसरे वक्ताओं ने जिस तरह हाँ, से समाज जी के विभिन्न पक्षों पर बातचीत की, वह सुनकर अच्छा लगता है, और जी, अनुकरणीय भी है कि कैसे हम सिर्फ अपने काम मात्र को याद रखें, बाकी चीजें कुछ आती हैं हमारे हिस्से तो ठीक हैं, मगर उसके लिए कोई अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें,
अपनी एनर्जी को जाया ना करें, यह हम शमा जी से सीख जी बिल्कुल। सकते हैं। जाते जाते मैं गालिब का एक शेर पढ़ूं। जी जी, तो इरशाद। वहाँ पर लागू आता है जी कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। वाह। सताइश कहते वाह वाह, हाँ? तो न जी जी सताइश जी की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। तो क्या बात, क्या बात। जी तो ये मैं सोचती हूँ कि शमा आपा उन लोगों में से हैं जो कि हमारी पीढ़ी को उन्होंने प्रेरित किया और आने वाली और उनको भी वो इंस्पायर करेंगी। तो जी ये उनके काम को आपने पंजर आम पे लाया, इसका बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया सबा जी, आपने समय निकाला और आप हम लोगों के बीच आई, हमारे रचनाकार साथियों और तमाम दर्शकों के साथ रूबरू हुई, अच्छा लगा। और शमा जी के कुछ और जो दूसरे व्यक्तिगत और जो प्रोफेशनल मेमोरीज हैं, उन सब से हम लोग भी दो चार हो सके आपके बहाने, तो काफी यह शुक्रिया बहुत। महत्वपूर्ण रहा। जी, शुभ रात्रि। और आपको थैंक आज हमने आपको लेट नाइट तक हमारे कारण से तकलीफ हुई, जिसके लिए यू। माफी। मुझे इज्जत दी, मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये इज्जत दी कि मैं अपनी प्यारी शमा आपा के लिए कुछ कह सकूं। तो जो कि मेरी दोस्त भी हैं, मेरी गुरु भी हैं, मेरी फूफी भी हैं, और उनसे मैंने बहुत सीखा है। जी, तो मित्रों, सबा जी के इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ और इतनी उल्लेखनीय चर्चा रही, कई सारे प्रसंगों की ओर हम बढ़े, उनको समझे। आज की यह सभा और यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते सबा जी, जो मित्रगण हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिनकी प्रतिक्रियाएं मिली, मैं एक बार उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। वंदना कुमारी, किरण कुमार मोदक, स्मिता शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, उर्मिला शिरीष, एस भाग्यम शर्मा, सुषमा श्रीवास्तव, जेवा अलवी, उदय भानु पांडे, सरोज कौशिक, शिवदयाल, मंजुला चतुर्वेदी, कंचन जंघा पत्रिका, नुसरत नाहिद, भानु रघु रघुवंशी, सरिता कुमारी, राजवंत राज, प्रज्ञा शुक्ला, मधुलिका वाली, निखिल मोरी, निर्मला सिंह और तमाम दूसरे मित्रगण जो आज इस टॉक को सुन रहे हैं। और हम लोगों के इस कार्यक्रम के पीछे इन तमाम मित्रगणों की का स्नेह है, जिसके कारण से इस तरह के एकाग्र और दूसरे कार्यक्रम संभव हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा जी, शुभ रात्रि। शुक्रिया, शुभ रात्रि।